डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद लाइट एनर्जी। आप सभी को पता है कि ऑप्टिक्स मीन्स लाइट। हाँ, तो लाइट एनर्जी में हमें क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली सबसे पहले तो हम इस पर फोकस करते हैं। आज के इस टॉपिक में, आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स के बारे में विधिवत स्टडी करेंगे कि लाइट एनर्जी क्या होती है। टॉपिक नंबर 1, व्हाट आर ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एंड द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट। तो चलिए वन बाय वन हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज लाइट एनर्जी। वेरी इजी। लाइट एनर्जी क्या है? एक ऐसी एनर्जी जो हमें देखने के लायक बना दे। The energy which enables us to see objects around us. The energy which enables us to interact with our surrounding in most appropriate और most effective manner. एक ऐसी एनर्जी जो हमें सराउंडिंग से बेहतरीन तरीके से इंटरैक्ट करने के लायक बना दे, उसी को तो हम लाइट एनर्जी बोलते हैं। जैसे अगर हमारे चारों तरफ लाइट है तो हम अपने सराउंडिंग को बेहतरीन तरीके से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइट की एब्सेंस होगी तो हम उसी सराउंडिंग से इंटरैक्शन कम इफेक्टिव तरीके से कर पाएंगे। मीन्स पता तो हमको है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। अगर हम एक अपने कमरे की बात करें, हमारे रूम की बात करें, तो हमें मालूम है हमारा सारा सामान कहाँ पर है। हम हर सामान से इंटरैक्ट कर लेंगे, लेकिन उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं जितने इफेक्टिव तरीके से हम लाइट की प्रेजेंस में करते हैं। तो इसलिए हम लाइट एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? लाइट एनर्जी इज द एनर्जी which gives us ability to see objects around us and which enables us to interact with our surrounding in most effective manner. तो ये तो हो गया लाइट एनर्जी की डेफिनेशन। अब what are objects? ऑब्जेक्ट्स माने वस्तु। जितनी भी चीजें आप देख सकते हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, एनी ऑफ द थिंग, इफ यू कैन थिंक, किसी भी चीज को अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो दैट इज ऑब्जेक्ट। अब आपकी इमेजिनेशन में 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स आते हैं। एक वो जिन्हें हम उनके खुद की प्रकाश, उनकी खुद की लाइट की वजह से देख सकते हैं, जैसे सन। सन एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खुद लाइट एमिट कर रहा है, ठीक है। लेकिन मून की अगर हम बात करें तो मून भी तो एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन मून खुद लाइट एमिट नहीं कर रहा है। तो देखिए 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हो गए ना। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट खुद एमिट कर रहा है, वो भी हमको दिखाई दे रहा है, और एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट नहीं कर रहा है मगर फिर भी हमको दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को हम टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट में कैसे पढ़ते हैं, ये देखिए मैंने बोर्ड पर लिख दिया। ये आपके सामने लिखा हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स? Luminous objects are those objects which have their own light, जो अपनी ही लाइट को emit करते हैं, which emits their own light, ठीक है। तो those objects which emits their own light, या which have their own light are called as luminous objects, and those objects which do not have their own light, उनकी खुद की कोई रोशनी नहीं होती, तो फिर वो दिखाई कैसे देते हैं। चलिए इस विषय में हम चर्चा करते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स दिखाई क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, क्या होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि होते क्या हैं। वो सभी ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट नहीं करते हैं, जैसे कि मैं क्या लाइट एमिट कर रही हूं? नहीं, मगर फिर भी मैं आपको दिखाई दे रही हूं। मैं आपको क्यों दिखाई दे रही हूं? क्योंकि इस कमरे में लाइट ऑन है, रॉड ऑन है, बल्ब ऑन है, ठीक है। तो ये रॉड और बल्ब, ये सब कौन है? ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स अगर मेरे कमरे से हटा दिए जाएं तो क्या मैं आपको दिखाई दूंगी? मैं जो कि एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं, क्या मैं आपको दिखाई दूंगी? चलिए देख लेते हैं। जैसे अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे नो मैम, अभी तो बिल्कुल ब्लैक है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी। क्यों? क्योंकि मैं प्रेजेंट हूं, मैं हूं आपके सामने, लेकिन दिखाई नहीं दे रही। क्यों? क्योंकि मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं, और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स लाइट एमिट नहीं करते हैं, उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है।
तो वो दिखाई क्यों देते हैं और कैसे देते हैं? तो अब मैं आपको दिखाई दे रही हूं। क्यों? क्योंकि अब आपके सामने एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। दिस इज कैंडल। कैंडल इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट एमिट करता है। ये लाइट एमिटिंग कैंडल लाइट हमारे फेस पर डाल रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, और इंसिडेंट लाइट को मेरा फेस रिफ्लेक्ट कर रहा है। मीन्स मैं एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं, मैं इसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही हूं, स्कैटर कर रही हूं, इसलिए मैं विजिबल हूं, मैं दिखाई दे रही हूं। इट मीन्स in the absence of luminous object you cannot see non-luminous object। तो आपने देखा कि मैं कब दिख रही थी? जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मेरे कमरे में था, और मैं कब दिखना बंद हो गई? जब उस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को आपने कमरे से हटा दिया। मीन्स एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट तब दिखाई देता है जब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट उस पर पड़ती है और वो उस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है या डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर करता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं। नॉन ल्यूमिनस विच स्कैटर्स लाइट फॉलिंग ऑन देम, उन पर पड़ने वाली लाइट को स्कैटर कर देते हैं, उन्हें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। दे डोंट हैव देयर ओन लाइट। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो मून, आप कह सकते हो नेहा मैम भी कह सकते हैं आप, ह्यूमन बींग्स बोल सकते हैं। ह्यूमन बींग्स दे आर नॉट एमिटिंग देयर लाइट। टेबल, चेयर, जितनी भी चीजें आपको आसपास की दिखें जो लाइट एमिट नहीं करती हैं। आपका ये व्हाइट बोर्ड, ये भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, और ल्यूमिनस का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सन, सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है। स्टार्स की भी अपनी खुद की लाइट होती है। कैंडल, जैसा कि अभी आपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कैंडल अपनी खुद की लाइट से हमको इल्यूमिनेट कर रहा था, मुझे विजिबल कर रहा था। और फ्लेम, जाहिर सी बात है कि फ्लेम की वजह से कैंडल जल रही थी। और इस तरीके के कई, आप इलेक्ट्रिक बल्ब भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे जो लाइट एमिटिंग डिवाइसेस होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक कि लाइट का नेचर क्या होता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? नेचर ऑफ लाइट के लिए सबसे पहले चर्चा की थी हमारे न्यूटन साहब ने। न्यूटन ने कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इन्होंने कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी दी थी, इसे कहते हैं न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी। इस थ्योरी में इन्होंने कहा था कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस थ्योरी को देने के बाद इनकी जो बातें कही गई थी वो बातें थ्योरी में तो इन्होंने सिद्ध कर दी थी, ज्योमेट्रिकली इन्होंने इस बात को सिद्ध भी किया था, लेकिन प्रैक्टिकली इनकी बातें सिद्ध नहीं हो पा रही थी। इनकी थ्योरी कह रही थी कि इन्होंने जो प्रैक्टिकली प्रूव किया था, ज्योमेट्रिकली नॉट प्रैक्टिकली, इन्होंने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था कि जो लाइट होती है उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो डेंसर मीडियम में तेज चलते हैं और रेयर मीडियम में धीमे चलते हैं। ऐसा न्यूटन ने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो पाया गया कि अरे ये तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है। लाइट डेंसर मीडियम में धीमी चल रही है और रेयर मीडियम में तेज चल रही है। इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगी कि डेंसर और रेयर मीडियम का मतलब क्या होता है। अच्छा, अभी सुन लीजिए आप। डेंसर मीडियम बेटा वो मीडियम होता है जिसमें लाइट की स्पीड धीमी होती है, और रेयर मीडियम बेटा वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड तेज होती है। मगर न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने ज्योमेट्रिकली ऐसा प्रूव किया कि लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट इन डेंसर मीडियम एंड इट ट्रेवल्स स्लो इन रेयर मीडियम। ये इनकी थ्योरी प्रैक्टिकल से मैच नहीं हो रही थी। जब हमने प्रैक्टिकली लाइट को फॉल कराया डेंसर और रेयर मीडियम में, तो हमने पाया कि लाइट ट्रेवल्स स्लोली इन डेंसर मीडियम एंड फास्टर इन रेयर मीडियम। तो यहीं से न्यूटन की थ्योरी फेल होना शुरू हो गई थी। उसके बाद हमारे आइंस्टीन साहब आए। आइंस्टीन ने न्यूटन की थ्योरी को करेक्ट किया। उन्होंने इस पार्टिकल को नाम दिया। उन्होंने कहा कि द पार्टिकल दैट इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन इज फोटॉन्स। उन्होंने फोटॉन्स के बारे में कई बातें बताई, रेस्ट मास के बारे में चर्चा किया और न्यूटन की कॉर्पस्कुलर्स थ्योरी को एक सही आयाम देने का प्रयास किया। न्यूटन के हिसाब से लाइट का कौन सा नेचर हमने स्टडी किया? पार्टिकल नेचर स्टडी किया। अब हमारे
फ्रेस्नेल साहब आ गए। फ्रेस्नेल, देखिए मैं नाम जो ले रही हूँ आपके लिए टफ हो सकते हैं, लेकिन स्टोरी के नाम अगर आपको याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होते तो कोई बात नहीं। अब एक फ्रेस्नेल साहब है। फ्रेस्नेल ने क्या देखा कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी अकॉर्डिंग टू न्यूटन, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं इसको। लाइट स्ट्रेट ट्रेवल कर रही थी, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स भी दिखाई दिए जिन ऑब्स्टिकल्स से लाइट टकरा करके बेंड हो जा रही थी। वो कैसे ऑब्स्टिकल्स थे? वो ऑब्स्टिकल्स ऐसे थे जिनका जो साइज था वो आप कह सकते हो कि विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरेबल था। विजिबल वेवलेंथ की जो विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है बेटा, वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। वैसे 7900 आपको मिलेगा, लेकिन लगभग आप इसको 8000 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। तो इतनी छोटी सी वेवलेंथ होती है हमारी विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट। विजिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब वो लाइट जो हमको दिखाई देती है वो विजिबल लाइट कहलाती है, वो लाइट जो हमें नहीं दिखाई देती वो इनविजिबल लाइट कहलाती है। ठीक है, तो फ्रेस्नेल ने क्या देखा कि लाइट स्ट्रेट चल रही थी और स्ट्रेट चलते चलते वो कुछ ऑब्स्टिकल से टकरा करके बेंड होती हुई नजर आई। कैसे ऑब्स्टिकल्स थे वो ऑब्स्टिकल्स वेवलेंथ ऑफ लाइट के आसपास के साइज के थे, माने बहुत महीन, बहुत शार्प ऑब्स्टिकल्स थे। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन लाइट चल रही थी, और जैसे मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल बताऊं, प्रैक्टिकल बताने से पहले थोड़ा सा मैं रुकूंगी। जैसा कि आपने देखा होगा, सपोज करिए ये कोई आपके कमरे में खिड़की है ना, और ये दीवार है। खिड़की में इतना छोटा सा स्लिट हुआ है, स्लिट माने छोटा सा आप होल कह सकते हैं। अच्छा, यहां पर सन चमक रहा है ना, सन से लाइट हमारी खिड़की पर इस तरीके से फॉल कर रही है, और इस स्लिट से जो लाइट अंदर जा रही है हमारे कमरे में, वो देखिए स्लिट से जो लाइट हमारे कमरे में अंदर जा रही है वो तो इतने छोटे से होल से जा रही है। ये देखिए छोटा सा होल है, तो इसको सामने जो स्पॉट बनाना चाहिए वो इतना ही छोटा स्पॉट बनाना चाहिए, है ना, इतना ही छोटा स्पॉट बनाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा था कि लाइट इतनी छोटी स्लिट से घुसने के बाद इतना बड़ा स्पॉट बना रही थी, इतना बड़ा स्पॉट। आपने देखा होगा खिड़की के छोटे से स्लिट से लाइट घुसती है तो दीवार पर बड़ा सा स्पॉट बना देती है। क्यों भाई? अगर लाइट स्ट्रेट चलती है तो उसको तो उतना ही बड़ा स्पॉट बनाना चाहिए ना, जितने बड़े रास्ते से वो एंटर कर रही है, जितने छोटे रास्ते से वो एंटर कर रही है। मगर देखा गया कि ऐसा नहीं हो रहा था। लाइट छोटे से स्लिट से एंटर कर रही थी और बड़ा सा शैडो बना रही थी, बड़ा सा स्पॉट बना रही थी। आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि आपकी खिड़की के जो डिजाइन होते हैं उसका जो इमेज आपके सामने वाली दीवार पर बनता है वो आपकी खिड़की से बड़ा बनता है। अगर लाइट स्ट्रेट चलती है तो उसका इमेज भी तो उतना ही बड़ा बनना चाहिए जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है, मगर ऐसा नहीं देखा गया। तो यहां से हमको क्या पता चला कि लाइट इस एज से जो है बेंड हो जा रही है। लाइट इस एज से क्या हो जा रही है? बेंड हो जा रही है। अगर लाइट बेंड हो रही है इसका मतलब वो स्ट्रेट नहीं चल पा रही है। अच्छा, बेंड भी कब हो रही है? किन्हीं परिस्थितियों में बेंड हो रही है। कब बेंड हो रही है? जब वो ऐसे ऑब्स्टेकल से टकरा रही है जिसका वेवलेंथ लाइट के वेवलेंथ के आसपास का है, बराबर है, कम है या उसके आसपास कंपैरेबल वेवलेंथ है, तो लाइट उस कॉर्नर से बेंड हो जा रही थी। तो इस प्रोसेस को कहा गया डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑब्स्टिकल इक्वल टू द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करने की बजाय बेंड हो रही थी, और बेंड होना माने स्ट्रेट नहीं चलना। तो अब यहां से एक नई थ्योरी पैदा हुई। कौन सी थ्योरी पैदा हुई? वेव थ्योरी। इस वेव थ्योरी के बारे में ग्रेजुअली धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी बातें बतानी शुरू कर दी। हमारे डी ब्रोगली साहब आए, ब्रैग आए, ब्रैग ने ब्रैग इक्वेशन दी। फिर उसके बाद हमारे क्रिश्चियन हाइगन आए। हैंस क्रिश्चियन हाइगन को हम फादर ऑफ वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं।
इन्होंने काफी अच्छी अच्छी बातें हमको वेव थ्योरी के बारे में बताई थी, लाइट की वेव नेचर को अच्छे से इन्होंने प्रूव किया था। दैट इज व्हाई हाइगन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो अब इन लोगों ने क्या कहा कि लाइट वेव नेचर की होती है। अब यहां से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई कि भाई लाइट का पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो अब क्या किया जाए, ना तो न्यूटन गलत है और ना ही हमारे हाइगन गलत है, ना ही हमारे ब्रैग गलत है, ना ही हमारे फ्रेस्नेल गलत है, ना ही हमारे फ्रॉनहोफर गलत है, ये सब सही है। अगर आप न्यूटन को गलत कहते हैं तो आप रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और शैडो फॉर्मेशन की थ्योरी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तीनों थ्योरीज पार्टिकल नेचर से ही समझी जा सकती हैं। और अगर आप हाइगन को गलत कहते हैं तो आप इंटरफियरेंस नहीं समझ सकते, आप पोलराइजेशन नहीं समझ सकते, आप डिफ्रैक्शन नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तीनों थ्योरीज वेव नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। तो इसका मतलब लाइट के कुछ फिनोमिनन पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे और कुछ फिनोमिनन वेव नेचर से एक्सप्लेन हो रहे थे। तो लाइट का कैसा नेचर हुआ, पार्टिकल या वेव? जाहिर सी बात है, लाइट के दोनों नेचर को मिक्स करके एक नई थ्योरी दी गई जिसे हम मॉडर्न थ्योरी बोलते हैं, जिसका नाम है क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट में लाइट के डुअल नेचर की चर्चा की गई है। कहा गया है कि लाइट इज नीदर एग्जिबिटिंग पार्टिकल नेचर नॉर वेव नेचर, बट इट इज एग्जिबिटिंग डुअल नेचर। दिस इज द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, मॉडर्न थ्योरी ऑफ लाइट। क्लासिकल थ्योरी में हम पार्टिकल नेचर पढ़ते थे अलग से, वेव नेचर पढ़ते थे अलग से। अब आई मॉडर्न थ्योरी, आइंस्टीन की थ्योरी, जिसमें हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ा और लाइट के दोनों नेचर्स के साथ लाइट को समझने का प्रयास किया। वैसे तो लाइट एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो एंडलेस है, जिसके रिसर्चेस चलते चले जा रहे हैं, जिसको समझाने अगर मैं बैठ जाऊं तो पता नहीं कितने लेक्चर्स बना डालूं, लेकिन खत्म नहीं होगी लाइट। लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि कम से कम में आपको ज्यादा से ज्यादा मैं समझा पाऊं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डुअल नेचर ऑफ लाइट। अब डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में देखिए, मैं बोर्ड पर कुछ बातें लिख रही हूं, अगर आपको सही लगे तो उतार लीजिएगा। कि व्हाट इज पार्टिकल थ्योरी? Particle, according to this theory, light is made up of small particles, very smaller particles called as photons. Photons क्या है बेटा? ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जिससे जब भी किसी ऑब्जेक्ट से टकराते हैं ये एनर्जी पैकेट फट जाते हैं और लाइट एनर्जी रिलीज कर देते हैं। जब तक ये एनर्जी पैकेट्स नहीं फटते ये मासफुल होते हैं। जैसे ये एनर्जी पैकेट्स फट जाते हैं, एनर्जी रिलीज हो जाती है, ये मासलेस हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा आइंस्टीन ने हमको फोटॉन्स के बारे में समझाया था। और ये कितने स्पीड से ट्रेवल करती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लेकिन एयर या वैक्यूम में। ठीक है, एयर और वैक्यूम में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। एयर में थोड़ा सा कम स्पीड होती है, 2.98 समथिंग × 10⁸ होता है, और वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो वो जरा सा जो डिफरेंस है वो हम लोग नेग्लिजिबल कर देते हैं। पार्टिकल नेचर से हम क्या क्या, कौन कौन से फिनोमिना स्टडी कर सकते हैं? पार्टिकल नेचर से हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टडी कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और शैडो फॉर्मेशन स्टडी कर सकते हैं। अगर हम लाइट को पार्टिकल नेचर का नहीं मानेंगे तो ये फिनोमिना स्टडी करना हमारे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसी तरीके से वेव थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लाइट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेटिंग विद सेम स्पीड। भाई जितनी स्पीड से पार्टिकल नेचर में चलती उतनी स्पीड से वेव नेचर में चलेगी। नेचर तो उसका सेम ही है ना, ऑब्जेक्ट तो सेम है लाइट। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन एयर और वैक्यूम। डिफरेंट मीडियम में लाइट की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। और ये कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन करता है? इंटरफियरेंस एक्सप्लेन करता है, पोलराइजेशन एक्सप्लेन करता है, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करता है। ये जो वेव थ्योरी है ये आप थोड़े से हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वहां सुपरपोजिशन वगैरह के बारे में आपको समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में वेव थ्योरी का एक छोटा सा टॉपिक पूछ लिया जाता है कि डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो आप डिफ्रैक्शन के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बेंडिंग ऑफ लाइट रे आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑब्स्टिकल हैविंग द साइज कंपैरेबल टू द साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज diffraction, and diffraction of light shows wave nature of light. So this is all about the dual nature of light energy. Any problem regarding this topic, you can ask me via
chatting. Thank you very much.